शो में। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, दहशतगर्द मुल्क दुश्मन कौमी मफादात पर आंच नहीं आने देंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हुकूमत की माशी हिकमत अमली और इक़दामात का जायजा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल, सीनियर डॉक्टरों को भत्ते के लिए धमकी आमेज कॉलें मौसूल। अस्सलाम वालेकुम। पसंदीदा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, माशी सूरत हाल गंभीर है। बहुत से अहम माशी चैलेंजेस हैं एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर, बहुत सी फाइनेंसिंग ऑब्लिगेशंस हैं। पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजेस बेशुमार हैं और इस सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, ये भी अहम सवाल है। साबका हुकूमत क्या लेगेसी छोड़ के गई है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। उन तमाम हक़ाइक़ पर बात करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में माशी सूरत हाल की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से और हम लगा सकते हैं। और इस पर आगे बढ़ने से कबल आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर भी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ज़ेरे बहस आई। आप कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम जुज़ इकनॉमिक सिक्योरिटी है और आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस इजलास में माशी सूरत हाल भी ज़ेरे बहस आई। इस इजलास के अंदर जहाँ दहशतगर्दों को ज़ेरे बहस भी आई और दहशतगर्दों को मुल्क दुश्मन करार दिया गया, कौमी मफादात पर आँच नहीं आने देंगे एलामिया जो जारी हुआ, इसमें वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ये भी इस अज़म का इजहार हुआ कि और इत्तफ़ाक़ किया गया कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पूरी कौम उनके खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है और कौमी मफादात पर आँच नहीं आने दी जाएगी। इजलास में सामने आने वाली तजावीज़ की रोशनी में कहा गया कि मज़ीद फैसले किए जाएंगे। मुल्क की मईशत और अमन अमान का तफसील से जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने मुल्क की माशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया। हुकूमत की माशी हिकमत अमली और इक़दामात के बारे में शुरा को ब्रीफिंग दी गई। इंटेलिजेंस इदारों ने इजलास में मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी की लहर और उससे मुतालिक अवामिल और उनके सदेबाप के इक़दामात से इजलास को आगाह किया गया। इजलास में इस अज़म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत जो खारजा हिना रब्बानी खर साहिबा ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी शुरा को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत से होने वाले राब्तों से भी आगाह किया। इजलास में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान के कौमी मफादात पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। किसी को भी कौमी सलामती के कलीदी तस्वुर को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे देंगे। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का नहायत जुर्रत और बहादुरी, मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ शोहदा की अजीम कुर्बानियों को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। जिस तरह मैंने कहा, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इंतहाई अहम और जिस वक्त कहा जाए कि सीरियस भी है, क्रिटिकल भी है। पाकिस्तान के रिजर्व्स में एक कमी आई है। कल भी जो लेटेस्ट नंबर्स आए उसके मुताबिक रिजर्व्स में कमी आई। कुछ पेमेंट्स ऐसी हैं जो कि अगले हफ्ते में ड्यू हैं। इसी तरह से पाकिस्तान कुछ ऐसी पेमेंट्स, कुछ ऐसी इनफ्लोज हैं जो एक्सपेक्ट कर रहा है, खासतौर पे 2 ममालिक से, जिनके जरिए पाकिस्तान अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकेगा। लेकिन ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स तकरीबन 32 अरब डॉलर्स तक की हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है, क्या चैलेंजेस हैं और यहाँ मईशत को जो जहाँ खड़ी हुई है इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी आज सवाल में हम बेनकाब करेंगे इस प्रोग्राम में। मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। इस वक्त गुफ्तगू करते हैं, सीनियर माशी तज़यनिगार हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पहले तो कितनी अहमियत है ये तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हैं, पहले को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे आर्मी चीफ की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर उसके बाद आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, इसमें मईशत भी ज़ेरे बहस आना, सिक्योरिटी भी ज़ेरे बहस आना। आपने किस नज़र से देखा सारी सूरत हाल को? सहबान साहब, दिन आप देखिए कि 27 और 28 तारीख को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी। फिर 9 को जैसे आपने कहा कि वजीर आजम और चीफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग हुई और आज दिसंबर की 30 तारीख जो है ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। तो मुझे तो लगता है कि बड़ा सीरियस सीक्वेंस है, बहुत ही सीरियस काम हो रहे हैं। बदकिस्मती से सहबान साहब मुझे महसूस ये होता है कि एक जो नॉर्मल रियासत होती है उसके अंदर सियासत होती है और सियासतदान फिर मिल बैठ के सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं और माशी पॉलिसी बनाते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती एक गैर मामूली रियासत बन गई। यहाँ पे सिर्फ सियासत ही सियासत है और कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है,
और कोई माशी पॉलिसी नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल सा काम है। देखिए, गैर मामूली रियासत जहाँ पे सिर्फ सियासत ही सियासत हो, और वो सियासत भी आप सोचिए कि जो सियासतदान है वो जिसको हम कहते हैं वॉर पैराडिम, यानी कि वो जंगी बयानिए के ऊपर काम करते हैं। वो एक दूसरे को सियासी मुखालिफ नहीं समझते हैं, वो एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं और एक दूसरे को तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो ना तो कोई माशी पॉलिसी बन रही है और ना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बन रही है। तो फिर शायद ये जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कदम उठाया गया है कि एक 2 रोजा, यूजुअली आपने देखा कि कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक दिन ही चलती है, ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस थी। फिर उसके फौरन बाद चीफ ऑफ द आर्मी साहब वजीर आज़म से मिलने गए और फिर नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि ये ऐसा हुआ नहीं, इंतहाई अहमियत है इस मामले की, तो तवक्कुआत आपकी क्या है? क्योंकि सर जोड़कर सब बैठे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इससे फर्क दूसरे का दुश्मन समझा जाता है। खासतौर पर इमरान खान साहब की सियासत, जो तर्ज सियासत रहा है उनका, अगर ये कोई फैसला कर भी लेते हैं, उधर जो वो अपनी सियासत से मुल्क को, मईशत को, कौमी सलामती को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो तो जारी रखेंगे वैसी के वैसी। और आपको तवक्कुआत क्या है कि इस इजलास के बाद कोई स्टेक होल्डर्स मिलकर किसी कॉमन ग्राउंड पे पहुंचेंगे मईशत को संवारने के लिए? तूफान साहब, मुझे वो 2 मिसरे याद आ रहे हैं जी, कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। 2022 तो हमने देख लिया कितना मुश्किल था। 2023 मेरा खदशा ये है कि 2022 से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए, इस वक्त जैसे आपने कहा कि 5.8 अरब डॉलर जो है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और उसके खजाने में, जो स्टेट बैंक के खजाने में बाकी पड़ा है 5.8 अरब डॉलर। अब जनवरी, फरवरी और मार्च जो 3 महीने हैं, उसमें जो हमने अदायगियां करनी है कर्जों की, वो लगभग है 8.3 अरब डॉलर। तो 8.3 अरब डॉलर की अदायगियां हैं, खजाने में 5.8 अरब डॉलर पड़ा है। एक तो बड़ा क्लियर है मेरे जहन में कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी कश्ती है उसको डूबने से कोई बचा सकता है तो वो IMF है। उसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो जब तक IMF के पैकेज का हम हिस्सा नहीं बनते, तो ये जो मुश्किलात हैं जो आने वाली हैं जनवरी के पहले हफ्ते में, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च जो 3 महीने हैं, तो ये मुश्किल से मुश्किल तरीन मामला आने लगे। लेकिन जो सियासी भूचाल और सियासी हैजान पैदा किया हुआ है सियासतदानों ने, ये जब तक जारी रहेगा तो आप IMF के पास जाएं, डॉक्टर साहब आप कहीं भी जाएं, वो आपके इंडिकेटर्स को कुछ हद तक तो इंप्रूव करेंगे, लेकिन जो सेंटिमेंट्स ही वीक रहेंगे। आए रोज नया ऐलान हो जाएगा कि आज मैं असेंबली तोड़ रहा हूं, आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आज मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूं, आज मैं इस्लामाबाद पे धावा बोल रहा हूं, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। तो इसके बगैर किस तरह आप एक सेंटिमेंट्स ही नहीं क्रिएट कर सकेंगे? एनवायरमेंट नहीं होगा, ना क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होगा, तो कैसे बेहतरी आ सकती है डॉक्टर साहब? देखिए सफान साहब, एक चीज जहन में रखें कि जो आलमी इदारे हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं, उनका ज्यादा फोकस जो है वो विफाक के ऊपर होता है। सही। अगर सूबे के अंदर कोई हुकूमत टूट रही है या सूबाई असेंबली के ऊपर कोई मामला खराब चल रहा है, तो उनका फोकस ज्यादा सूबों के ऊपर नहीं है। जो विफाक के हवाले से है, वो हमने देखा कि जो लॉन्ग मार्च थी वो कामयाब नहीं हो सकी। एक बहुत बड़ी जो गैर यकीनी की फजा थी विफाक के हवाले से, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट थी, वो अपॉइंटमेंट जो है वो हो गई है। अब हमने अपनी जो माशी जो इशारे हैं, माशी सिमत जो है, विफाक की माशी सिमत जो है, उसको दुरुस्त किस तरह करना है। देखिए, अगर तो हम IMF का हिस्सा, उनके पैकेज का हिस्सा बन जाते हैं, तो जो 8.3 अरब की बात हो रही है, उसमें से कम जो है 4 अरब डॉलर जो है वो तो रोल ओवर पे जाना है, यानी कि 50% तो उनकी अदायगी की तारीखें जो है उनमें तोसी होनी है। 3 से 4 अरब डॉलर जो है वो अरेंज फॉर, जिसको हम कहते हैं, यानी कि उसके इंतजामात हो चुके हैं, लेकिन वो हमारे खजाने में नहीं पहुंचेगा अगर हम IMF का हिस्सा ना बने। और डॉक्टर साहब ये बताएं, क्योंकि जो आप जिस तरह कह रहे हैं हम इस सिचुएशन पे आ चुके हैं और ये क्रिटिकल सिचुएशन है, तो इसका जिम्मेदारी किस हद तक उन 44 माह पर जाती है जो 44 माह गुजरे हैं अभी हालिया, और कितना हद तक जिम्मेदार वो हुकूमत है? ये हुकूमत भी उसको रोकने में नाकाम हुई है, जो डाउनवर्ड फॉल है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन इससे पहले जो 44 माह गुजरे हैं वो कितना जिम्मेदार है आज जिस सूरत हाल का हम सामना कर रहे हैं? डॉक्टर
अच्छा, अब 44 महीने का पहले हम हिसाब ले लेते हैं और फिर अप्रैल में जब बनी है नई हुकूमत उसके बाद क्या किया। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पे 44 महीने पहले अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो बिजली का जो गर्दिशी कर्जा था वो 1100 अरब का था। जब वो 44 महीने के बाद छोड़ के जा रही थी तो वो तकरीबन 2500 अरब पे पहुंच गया। इसी तरह गैस के सेक्टर में जो गर्दिशी कर्जा था वो 350 अरब था और जब पीटीआई की हुकूमत छोड़ के जा रही थी तो वो तकरीबन 1400 अरब पे पहुंच गया था। आप सोचिए कि 30,000 अरब का हमारा जो है कौमी कर्जा था अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई है। हमने तकरीबन 71 सालों में 30,000 अरब इकट्ठा किया था और जो 44 महीने गुजरे हैं उसमें हमें पीटीआई 30,000 अरब से ले गई थी कि तकरीबन 54,000 अरब, 54,000 बिलियन। तो जो 71 साल में हमने इकट्ठा किया था, आप सोचिए लगभग उतना वो 44 महीने में कि 4 साल में हमने इकट्ठा कर लिया। तो ये तो हम पहुंच गए अप्रैल 2022 में। अब आप सोचिए कि वो कहा ये जाता है कि इफ यू आर इन अ वेल, अगर आप किसी कुएं में किसी खड्डे में फंसे हुए हैं तो स्टॉप डिगिंग, तो मजीद ना खोदें। तो यहाँ पे नजर ये आता है कि हमें पीटीआई की हुकूमत जो है वो एक डीप वेल में, कुएं में, खड्डे में छोड़ के गई थी और पीएमएल-एन या पीडीएम की जो हुकूमत आई है, दे हैव नॉट स्टॉप डिगिंग, वो मजीद खोद रहे हैं, वो हमें और मजीद गहरा लिए चले जा रहे हैं। और एक सैफान साहब खास तौर पे जो हमारा करेंसी का रेट है, जो डिफरेंस आ रहा है इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में, ये बहुत ही खतरनाक एक फिनोमेना है। यानी कि हमें इंटरबैंक बताया जाता है कि 226 है, बाजार जाएं तो वहां आवाज 250 255 की निकलती है। तो ये एक गुब्बारा है जिसमें हुकूमत वक्त जो है वो हवा भरे चली जा रही है और ये गुब्बारा किसी वक्त फटेगा। जब फटेगा तो इसके फिर नताइज बड़े बुरे निकले। एक ब्रेक के बाद आते हैं, माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ आज के प्रोग्राम में और भी मुतालिक स्टोरीज हैं। खासतौर पर खैर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद हम आएंगे, माशी सूरत हाल पर मजीद कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन मुल्की माशी सूरत हाल का हम जायजा ले रहे हैं। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ। इस कमेटी के अंदर ही मुल्की माशी सूरत हाल और हुकूमती पॉलिसी या हुकूमती जो हिकमत अमली है उसका भी जायजा लिया गया। इस सूरत हाल में और जो चैलेंजेस माशी पाकिस्तान को फेस हैं इन पर भी डिस्कशन हुई और ब्रीफिंग भी दी गई कमेटी को। लेकिन सब में इंपॉर्टेंट चैलेंज पाकिस्तान के लिए इस वक्त फौरी तौर पे अपनी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, फौरी तौर पे गिरते हुए रिजर्व्स को, यानी फौरी तौर पे इनफ्लोज या इंजेक्शंस की आया दोस्त ममालिक से या कहीं से भी ज़रूरत है। इस फौरी चैलेंज को हुकूमत किस तरह फेस कर सकती है, इस फौरी चैलेंज का हल क्या हो सकता है, कहाँ से ये इंजेक्शंस आ सकती हैं। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि क्या इस वक्त ये जो इंजेक्शंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सऊदी अरब, ये आ सकती हैं, कोई इनफ्लोज मिच्योर होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये फौरी तौर पे जो गैप है ये किस तरह फेल हो सकता है? डॉक्टर साहब देखिए सैफान साहब, दो चीजें होती हैं, एक कहलाती है बीमारी और दूसरा है उस बीमारी की अलामात। ये जो हमारे पास एक्सचेंज खत्म हो रहे हैं, हमारे पास फॉरेन करेंसी खत्म हो रही है, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी की अलामत है। और असल बीमारी ये है कि जो हमारे डॉलर्स का इखराज है और जो डॉलर्स की आमद है, उसको हम आउटफ्लो और इनफ्लो कहते हैं, उसके दरमियान आप समझिए कुछ 25 से 30 बिलियन डॉलर का फर्क पड़ जाता है। तो हमारी कोशिश ये है, इस वक्त ये कोशिश हो रही है कि बीमारी की अलामात को किसी तरह दबाया जा सके। बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा जा रहा। अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई पैसे दे दे, कोई सऊदी अरेबिया से पैसे आ जाए, कोई चीन से आ जाए, कोई IMF से आ जाए, और वो जो बीमारी की अलामात है या अलामत है उसको दबा दिया जाए किसी तरह। बीमारी के इलाज का कोई नहीं सोच रहा, तो ये बड़ी परेशान कुन बात है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज जो इजलास हुआ होगा इसमें तो सोचा गया होगा ना, आप जब सब बैठे हैं मिलके, आपको लगता है इसमें भी आपको तवक्को नहीं है कि सोचा गया होगा कि बीमारी का इलाज क्या है, ना कि सिम्टम्स को डील किया जाए?
देखिए, दूसरी चीज ये है कि पिछले 30-35 सालों से जो दो सबसे बड़ी गलतियां हम करते चले आ रहे हैं, वो एक है कि जून के महीने में हमारे वजीर खजाना साहब असेंबली में खड़े होते हैं और वो हमें बताते हैं कि इस साल हमें 3,000 अरब का खसारा होगा। अगले साल बताया जाता है 4,000 अरब का खसारा होगा। जब खसारा होता है हमें पता चलता है कि 5,500 अरब का खसारा कर दिया। फिर साल के आखिर में पता चलता है कि तिजारती खसारा जो है वो 45 अरब डॉलर पे पहुंच गया। इन सब खसारों को फिल करने के लिए हम कर्जाजात लेते हैं। अब वो पता चलता है जी कि कर्जाजात जो हैं वो 60,000 अरब पे पहुंच गए हैं। जो बैरूनी कर्जाजात हैं वो 135 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। अब ये सवाल उठाया जाए कि इसका हल क्या है। भाई, आपने 30-35 साल के जो गुनाह किए उसका हल जो है वो एक किसी हफ्ते या सैटरडे या इतवार को नहीं निकल सकता। ये जो बीमारियों की जड़ें हैं, जो तजारती खसारा है उसको खत्म करना होगा, जो बजट का खसारा है उसको खत्म करना होगा। ये है बीमारी का इलाज। हम बीमारी का इलाज तो ढूंढ ही नहीं रहे। देखिए, यहाँ पे तो मामला ये है कि सियासतदान इसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। एक पार्टी है जिसने जो कोशिश कर रही है कि वो किस तरह कुर्सी हासिल कर ले। जो पार्टी कुर्सी पे बैठी है वो ये कोशिश कर रही है कि वो किस तरह अपनी ऑपोजिशन को तबाह कर दे और कुर्सी के ऊपर अपनी हुकूमत जो है वो कायम रखे। इस वक्त ना तो सिक्योरिटी पॉलिसी कहीं बनाई जा रही है, अगर कोई माशी पॉलिसी है तो शायद वो हमसे शेयर नहीं की जा रही। मुझे कुछ नजर नहीं आता कि हमारा हिकमत अमली क्या है। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो ठीक है, इस हुकूमत की हिकमत अमली और ये जिस तरह से है भी एक कोalition गवर्नमेंट है तो हम कह सकते हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जो 44 माह का आप किस्सा अभी बता रहे थे, तो 71 साल या 70-71 साल की तबाही या माशी तबाही एक तरफ, और ये 44 माह जो गुजरे, ये तो सुनकर लगता है कि बाकायदा इंटेंशनली बाय डिजाइन तबाह किया गया ये तो सब चीजों को। वो गैस सेक्टर हो, ऑयल सेक्टर हो, आपका जो कर्जे हो, हर तरफ तबाही फैलाई गई इन दोस 44 मंथ्स। डॉक्टर साहब, सफान साहब, आप इंटेंशन की बात कर रहे हैं। नीयत किसी की जानना बड़ा मुश्किल। मैं किसी के दिल में जाके उतर के नहीं जान सकता कि उसकी नीयत क्या है। ये जरूर बात है कि ये नाअहली के नतीजे में ये सब कुछ सामने आया है। उस वक्त 100% फोकस शायद वो अपनी सियासत पर कर रहे थे। उनका सारा फोकस जो था वो ये था कि जो उनकी ऑपोजिशन है उनके साथ उनको जेलों में किस तरह भेजा जाए, उनको तबाह किस तरह किया जाए। वहां पे कहीं माशी पॉलिसी या हिकमत अमली सामने नहीं आ रही। देखिए, यहाँ पे हमें एक तफरीक करनी चाहिए ख्वाहिश और हिकमत अमली के दरमियान, या आप समझिए कि उम्मीद और हिकमत अमली के दौरान। हम ख्वाहिश करे बैठे हैं कि हमें सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन मिल जाएगा। हमारी ये ख्वाहिश है कि चीन से कुछ $1 बिलियन मिल जाए, लेकिन ये हिकमत अमली क्या है वो पता नहीं चलता। देखिए, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ एक उम्मीद के ऊपर या ख्वाहिश के ऊपर उसका सारा इन्हिसार नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें रोड मैप चाहिए, यहाँ पे हमें हिकमत अमली चाहिए, यहाँ पे हमें कोई जामे किस्म का मंसूबा चाहिए, कोई प्लान चाहिए। और ये भी बताएं डॉक्टर साहब, क्योंकि खुद मिफ्ता इस्माइल साहब, अब लगता ही है कि उनके बयान से, उनके बयानिए से, वो खुद जब आए तो खुद भी कुछ खास नहीं किया उन्होंने भी, लेकिन अब वो तो अपनी हुकूमत पे तीर चला रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। तो वो आया, और ये जो दूसरी बात ये भी कि जो मुसलसल डिफॉल्ट के नारे लगाना शुरू हो गए हैं इमरान खान साहब और उनकी जमात, इससे कितना नुकसान हो रहा है और क्या ये हकीकी सूरत हाल है या ये सिर्फ पॉलिटिकल और सस्ती सियासत के लिए मुल्क की सालमियत को इस वक्त खतरे में डाला जा रहा है, मुल्क की सालमियत के साथ खेला जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर तो हम IMF के पैकेज का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर डिफॉल्ट का, किसी किस्म के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। जैसे पहले भी शायद मैं कह चुका हूं कि जो नेक्स्ट हमारे बॉन्ड की मैच्योरिटी है, देखिए डिफॉल्ट का लफ्ज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी मुल्क ने बॉन्ड्स की शक्ल में कर्जा उठा रखा है और तारीख अदायगी के ऊपर उसकी वापसी नहीं हो पाती तो फिर हम कहते हैं कि वो मुल्क डिफॉल्ट में चला जाए। दिसंबर की 5 तारीख 2022 जो साल था, उसमें एक बॉन्ड हमारा $1 बिलियन का दिसंबर की 5 तारीख को मैच्योर हुआ। उसकी 100% पेमेंट स्टेट बैंक ने कर दी है, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ।
जो 2023 का साल है, कैलेंडर 2023, उसमें पाकिस्तान का कोई बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा। जो नेक्स्ट बॉन्ड की मैच्योरिटी है वो 15 अप्रैल 2024 की है। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड तो मैच्योर नहीं हो रहा, तो बॉन्ड के हवाले से किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट सामने आने वाला नहीं है। जो कमर्शियल डेट है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे, दुबई के 2 बैंक हैं, यूएई के 2 बैंक हैं, जिसमें जनवरी के पहले हफ्ते में एक $400 मिलियन की किस्त वापस करनी है, एक $600 मिलियन की किस्त वापस करनी है, और खजाना हमारा जो है वो जैसे आपने बताया कि $5.8 अरब पड़ेंगे। अगर IMF का पैकेज हम उसका हिस्सा नहीं बन पाते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जो कर्जाजात जिनकी तारीख अदायगी आ रही है, उस तारीख पे उसको वापस करने। अगर IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर आप सोचिए कि किसी किस्म के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। सही। और IMF का प्रोग्राम का हिस्सा बनने के इम्कान क्या लग रहे हैं आपको? देखिए, 4 बड़ी चीजें हैं जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और IMF के। उन 4 में से एक के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है, जो 340 अरब रुपए का, जिसको हम कहते हैं बजट एडजस्टर, उसमें मुज़ाकरात चल रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान, हमारी वजारत खजाना बता रही थी कि उसके 340 अरब के अखराजात हमने सैलाब के हवाले से कर दिए हैं। वहां पे एक एग्रीमेंट हो गया है, ये अच्छी खबर है। IMF ने वो मान ली है और वो 340 अरब का बजट एडजस्टर पाकिस्तान को मिल जाएगा। जो 3 बाकी मामले हैं उसमें से एक तो पेट्रोलियम लेवी है, डीजल के ऊपर लगाना। वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपके रेवेन्यू जो है, हुकूमत की आमदन कम है, और एक मजबूत किस्म का, ठोस किस्म का टैक्स जो है, अगर पेट्रोलियम डीजल के ऊपर लगाया जाता है तो इजाफी टैक्स इकट्ठा कर लिया जाएगा। उसमें मेरा ख्याल है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान में किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट हो सकता है कि कितना पेट्रोलियम लेवी लगना है या नहीं लगना। एक्सचेंज रेट के हवाले से IMF कह रहा है कि लेट द मार्केट डिटरमिन, यानी कि जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, आप एक्सचेंज रेट को खुद उसका तयन ना करें, मार्केट उसका तयन करे। ये बड़ा जरूरी है, ये पाकिस्तान के अपने मुफाद में है। मेरा ख्याल है जहां मामला फंस रहा है वो गर्दिशी कर्जा है। अच्छा। पिछले कोई 4-5 महीनों में औसतन 100 अरब रुपया इजाफी गर्दिशी कर्जा इकट्ठा हो रहा है महीने की बुनियाद के ऊपर। ये बड़ा खतरनाक है, और उसका कोई ठोस किस्म का जो मंसूबा है वो शायद हुकूमत अभी बना नहीं पा रही है, या वो IMF को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। सही। लास्टली और सब बस अगर कमेंट कर सके कि स्नैप इलेक्शंस ऐसी सूरत हाल में हो सकते हैं या होने चाहिए? देखिए, स्नैप हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन स्नैप इलेक्शन करवाने के नतीजे में क्या होगा? स्नैप इलेक्शन अगर करवाने जाते हैं, इसका मतलब है कि IMF का पैकेज नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि मुल्क जो है वो उसका बहुत बड़ा खदशा, प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफॉल्ट में जाने की बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप स्नैप इलेक्शंस करवा लेते हैं, उसके नतीजे में क्या उनके पास जो नई हुकूमत आएगी उनके पास कोई हिकमत अमली एग्जिस्ट करती है? PTI के पास तो कोई हिकमत अमली नहीं है, वरना वो हमारे साथ शेयर कर ले। 44 महीनों में उन्होंने जो मईशत का हाल किया वो हमारे सामने है। वो इलेक्शन के नताइज क्या इसी इलेक्शन कमिश्नर के तहत एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर वो हार जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपने जो माशी तज्ज़िया शेयर किया। आज नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ और नाज़रीन, इस इजलास के अंदर मुल्क की माशी सूरत हाल ज़ेर बहस आई। माशी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, चैलेंजेस क्या हैं, इन पर डिटेल में बात करी। अब आते हैं इस ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा में मिसाली गवर्नेंस की एक और उम्दा मिसाल सामने रखेंगे। अमन और अमान की सूरत हाल इतनी मखदूश कि डॉक्टर्स को भत्ते की पर्चियाँ मिलना शुरू हो चुकी है। ये क्या हो रहा है और कितने डॉक्टर्स को ये पर्चियां मिली और उससे जो डॉक्टर्स हैं उस कम्युनिटी के अंदर कितना एतमाद का फुकदान पाया जाता है सूबाई हुकूमत के हवाले से, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में माशी सूरत हाल के साथ साथ गवर्नेंस से ही बात करते हैं। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत जो कि हमें सियासत में मसरूफ नजर आती है,
जो हमें इस्लामाबाद में या फिर लाहौर में ज़्यादा दिखती है, या फिर ख़ास तौर पे ज़मान पार्क में हाजिरी देते हुए या फिर वहाँ पर नज़र आते हैं उनके वज़ीर आला या दीगर सूबाई वज़रा, वो नापैद और बिल्कुल गायब नज़र आती है वहाँ से भी। जहाँ पर कोई धमाका होता है, खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी का वाक़या होता है, या फिर उन जनाजों से भी नज़र नहीं आते जो पुलिस एहलकार या सिक्योरिटी एहलकार की शहादतों में होते हैं। ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है, वहाँ पर ताजिर बरादरी परेशान है और अब भत्ते की पर्चियाँ डॉक्टर्स को मिलना शुरू हो गई। भत्ते के हवाले से एक इत्तला के मुताबिक 13 से 14 सीनियर डॉक्टर्स को भत्ते की कॉल्स मौसूल हुई और उनसे कहा गया कि भत्ता दे। हम ये जानते हैं ऑलरेडी ये कहा गया कि सूबाई वज़रा कुछ भत्ता दे रहे थे और अब डॉक्टर्स को जो पर्चियां मौसूल हुई हैं, इसके बाद कहा जा रहा है कि डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर एक खौफ की लहर है। ये भी बताया गया कि तकरीबन 250 के करीब डॉक्टर्स असला लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं और इस तरह बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि अपनी सरगर्मियों को महदूद करने पर मजबूर हो चुके हैं। खैर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान की मखदूस सूरत हाल के ऊपर सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और वो तो सूबे में नजर ही नहीं आ रही है। डॉक्टर फैसल बरकज़ई साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं इस सूरत हाल से हमें आगाह करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कितने डॉक्टर पर्चियाँ मौसूल हुई हैं, ये कॉल्स आई हैं, खत मौसूल हुए हैं और आपकी कम्यूनिटी क्या सोच रही है इस बारे में? डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये एक हफ्ते से ये जो है सिलसिला चलता आ रहा है कि हमारे जो सीनियर 14 डॉक्टर्स हैं उनको जो है कॉल्स भी मौसूल हुई है और उनको जो है वो लेटर भी मौसूल हुए हैं। अच्छा। कि आप लोगों ने हमें जो है पता देना है, वरना फिर इनकी जो थ्रेट्स होती है वो तो आपको भी पता है और सारी दुनिया को पता है कि वो किस तरह फिर जो है वो थ्रेट करते हैं। अभी रिस्क के स्टूडेंट्स है और जो मेडिकल ऑफिसर है, ये 2 दिन उन पे हमला किया गया, उनको अगवा करने की कोशिश की गई। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारी वहाँ पे जो यंग डॉक्टर्स है, जब उन्होंने वहाँ जाके डीपीओ साहब से बात की कि अब हमें दोबारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, हमारे लिए कुछ जो है कोई एक्शन वो कर ले कि हमारी जान को जो है वो बचाया जा सके, लेकिन बचाए इनके कि उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए वो कोई एक अमली इकदाम उठाते हैं। उन्होंने वहाँ पे जो है उनको सिक्योरिटी देते साफ इनकार कर दिया कि ये मेरा काम नहीं है और आप जाके अपने लिए खुद सिक्योरिटी है उनका बंदोबस्त कर ले। तो अभी इन सिचुएशन में जब हमारा यानी आप ये कह रहे हैं कि आप जब मुताल्लिका एसएचओ या थानों को बता रहे हैं या सिक्योरिटी या हुकूमत को बता रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि आप अपने सिक्योरिटी के खुद जिम्मेदार हैं, अपने तहफ्फुज़ के, हम नहीं फराम कर सकते आपको। एसएचओ तो छोड़े, हमने डीपीओ के साथ बात की, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, उनके साथ बात की, तो वो इनकारी हो गया कि ये मेरा काम नहीं है, मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता। तो इन हालात में जब इस तरह की हालात हो, और आपको रिसेंटली पता भी है कि बंदूक के हालात किस तरह है, अभी 1 हफ्ता पहले वहाँ पे जो इवेंट हुआ था तो वहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी जो है लोग जो है वो डरे हुए हैं और हर बंदा जो है या इस तरह हमारी जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो सारे जो है तशवीश का शिकार है। तो इस सिचुएशन में फिर जब हुकूमत का इस तरह रवैया हो तो फिर तो मजबूरन, और अभी वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर ने उन्होंने एहतिजाजन वहाँ पे जो है ओपीडी का बाइकाट किया हुआ है। आज जो है सारा दिन सारे हॉस्पिटल की ओपीडी बंद थी और ये तब तक जो है बंद रहेगी जब तक वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया जाता। यानी खैर पख्तूनख्वा में आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं इस वजह से क्योंकि सिक्योरिटी फराम नहीं की जा रही, मरीजों को दुश्वारियां हो रही होंगी, और सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई मैसेज, कोई रिस्पांस आप लोगों ने अप्रोच किया हो हम अभी तक हुआ है कुछ? हम तवक्को रखते हैं शायद इस शो के जरिए नेशनल टेलीविजन पे आप आ रहे हैं, कोई उनको ये इत्तला पहुंच जाए उन तक कि आप लोगों को धमकियां मिल रही हैं? नहीं, अभी तक मैं तो आज ये जो बात की ना, ये तो सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट बन्नू में जो है वहाँ पे हमारी जो डॉक्टर्स है वो एहतिजाज पे है, क्योंकि ये रिसेंटली 2 दिन पहले बात था। लेकिन अभी यहाँ पे जो पेशावर है या इस तरह जो इर्द गिर्द बाकी अजला है उसमें जो है हमने उसके लिए भी एप्लीकेशन दी हुई है कि हमें जो है जिस तरह पहले जब दहशतगर्दी उरूज पे, लेकिन बन्नू है या जहां पर भी, लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं अभी तक सूबाई हुकूमत ने कोई आपसे राब्ता ही नहीं किया और वहां पर ओपीडी बंद है अगर बन्नू में, तो सूबाई हुकूमत तो कोई फिक्र नहीं है कि मरीज मुतासिर हो रहे होंगे? नहीं, अभी तक किसी ने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। कोरोना में जो है हुकूमत को इस तरह सीरियस है कि हम बैठ के इनको जो है हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे या उसको मतलब ये कह के कि इनके लिए जो है आप सिक्योरिटी कर देंगे, बंदोबस्त कर ले, इस तरह कोई भी अभी तक बात नहीं हुई है। और ये जो आप पैसे मांगे जा रहे हैं इस पे कितनी रकम मांगी जा रही है और क्या जो धमकी आमेज कॉल जिन डॉक्टर्स को मौसूल हुई है उन्होंने मजीद क्या तफसीलात बताई हैं इसमें कि किन नंबर से आ रही है और क्या?
इसमें इस तरह के डिफरेंट नंबर से कॉल आती है और जो अकॉर्डिंग टू हमारी इंफॉर्मेशन वो हर ट्रेस नहीं होती। अच्छा। और इसमें डिफरेंट जो है वो डिमांड करती है, किसी से जो है 50 लाख, किसी से जो है 70 लाख, इस तरह किसी से जो है 30 लाख, इस तरह डिफरेंट जो है वो डिमांड किया जा रहा है डॉक्टर से। तो आप लोगों ने हमें जो है ये पे करनी है वरना फिर अब जो है। अच्छा, और आप लोगों ने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है 250 डॉक्टर्स ने, तो असला लाइसेंस मिलने में कोई दुश्वारी है आपको होम डिपार्टमेंट से, या ये आपको आसानी से इसका हुसूल मुमकिन है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आप खुद अपनी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, वो तो साफ-साफ। जी जी, डॉक्टर साहब नहीं, आसानी नहीं है, क्योंकि हुकूमत को इस बारे में सीरियस सोचना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो 24/7 ड्यूटीज करते हैं। तो अगर एक डॉक्टर जो है वो सेफ नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर जो है फिर तो बाकी लोग का खुदा ही खाफिज, क्योंकि फिर इन अस्पताल को कौन चलाएगा, फिर इन मरीजों को कौन देखेगा जब हमारी अपनी जान की सेफ्टी ना हो। तो इसमें हमने जो है तकरीबन जो 250 तक हमने एप्लीकेशन भी दी है, और हमने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और इस तरह हमारे जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा है उसको भी हम जो है मंडे को जो है वो एप्लीकेशन देंगे, और इस हम डिफेंस मिनिस्ट्री को भी हम एप्लीकेशन जो है वो मीडिया की तरफ से देंगे कि खुदारा आप हमारे लिए जो है, जिस तरह अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा में जो लायर कम्युनिटी है उनके लिए उन्होंने AK-47 क्लैशनकोफ की जो लाइसेंस है उनका इजरा जो है वो मतलब जारी किया हुआ है। वो तो है जो इलाके के DPO वगैरह ने, सूबाई हुकूमत बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि कोई रिस्पांस डॉक्टर्स को नहीं दे रही है। सीनियर डॉक्टर्स को भत्ते की पर्चियां मौसूल हुई हैं। इससे पहले कई हजरात भी इससे मुतासिर हुए हैं और उन्होंने कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से खदशात का इजहार किया था। इस प्रोग्राम में सनत चेंबर ऑफ कॉमर्स आ चुके हैं, उन्होंने आके बताया था उनके नुमाइंदगान ने कि कितनी मुश्किलात कारोबार करने में और सनतें चलाने में उनको दुश्वारी का सामना है। आज आपने डॉक्टर्स की रोदात सुनी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत हमें नजर ही नहीं आ रही, हुकूमत ज़मान पार्क में नजर आती है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।